अन्य उपस्थित अतिथिगण, बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं परम श्रद्धेय बुड़क साहब का सम्मान करने के लिए। 60 साल की सेवाएं देना लगातार। हम और डॉक्टर चंद्रमान जी बात कर रहे थे कि हमारी उम्र जो है खुद की, हमारी 60-62 साल उम्र है, तो हम 60 साल की उम्र वाले सम्मान कर रहे हैं उस बुजुर्ग का जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र की, इस जिले की, इस प्रदेश की सेवा की हो। राजनीतिक सूझबूझ के साथ में, अपने मौलिक विचारों के साथ में किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए संघर्ष करने के रूप में। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी ओर से और आप सबकी ओर से और राजस्थान का प्रथम सेवक होने के नाते प्रदेशवासियों की ओर से ऐसे नेता का जिन्होंने लंबा संघर्ष करते करते 60 साल की यात्रा तय की हो, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई और चंद्रमान जी ठीक कह रहे थे कि आपसे ज़्यादा कौन जान सकता उनको। यहीं पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए, यहीं पर सेवा का संकल्प लिया। गांव के सरपंच लगा करके, चाहे जीएसएस के अध्यक्ष की बात हो, प्रधान की बात हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात हो, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन की बात हो, 6 बार विधायक बनने की बात हो, तो लगातार संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे। मुझे बहुत खुशी है कि वे मेरे कृषि मंत्री के रूप में मेरे साथ में हैं और आपने अनुभव किया होगा कि उनका अनुभवों का लाभ हम सबको मिल रहा है, राजस्थान वासियों को मिल रहा है। और जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये कोई कम बात नहीं कि ये भी सुकून की बात ही है कि लगातार जो फैसले सरकार ने किए हैं उसमें भी शानदार फैसले हुए किसानों के हित के अंदर। केंद्र सरकार अगर राजस्थान जैसे राज्य को, जो मरु प्रदेश के रूप में माना जाता है, वहाँ अगर कृषि कमल पुरस्कार राजस्थान को मिला। एक बार प्रधानमंत्री महोदय ने बुलाया, पवार साहब के साथ में मैं भी गया, बुड़क साहब गए, हमें सम्मानित किया गया कृषि कमल पुरस्कार देकर के। पूरे दलहन के उत्पादन में राजस्थान पूरे राष्ट्र में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया। दूसरी बार राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी साहब ने बुलाया, मंत्री जी गए वहाँ पर, पुरस्कार लेकर के आए। मोंटे सिंह आलवाले जो डिप्टी चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने आपने सुना होगा अभी जब 20 तारीख को हम लोग गए थे पिछले महीने के अंदर, उन्होंने कहा राजस्थान निश्चित रूप में कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बजट का प्रावधान भी हमने जो बढ़ाया है कृषि के क्षेत्र में, उसको लेके उन्होंने पूरी प्रशंसा की। और सरकार की सोच भी यही है, किस प्रकार से राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ 65 साल की आज़ादी में 50-55 साल सूखे पड़े होंगे, अकाल सूखा की मार क्या होती है हम लोग रेगिस्तान में रहने वाले अच्छी तरह जान सकते हैं। रोजगार की समस्या, पीने के पानी की समस्या, मनुष्यों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, चारे का अकाल, कैसे काम खुलते थे अकाल के, कैसे मजदूर लगते थे, कैसे पानी का इंतजाम करो, चारे का इंतजाम करो, समय पे पेमेंट करो। कई बार पेमेंट पूरा नहीं होता था तो शिकायत होती थी। अकाल के शिविरों पर
देखभाल करो, वहाँ दवाएँ है कि नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, पीने का पानी है कि नहीं पीने के लिए, मजदूरी पूरी मिले कि नहीं मिल रही है। ये तमाम अनुभव आपने हमने सबने किए। ये तो सोनिया गांधी जी का भला हो, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कह करके जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू करवाई है, नरेगा की, उसके कम से कम अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो 100 दिन की गारंटी मिल गई एक गांव के व्यक्ति को। वो जब चाहे टुकड़ों में एक साथ काम ले सकता है, जब चाहे ले सकता है, एक सिक्योरिटी मिल गई। और मैंने देखा है कि सिक्योरिटी का मतलब जो अधिकार देने का युग की शुरुआत हुई है देश में आज़ादी के बाद में। पहली बार का आपको सूचना का अधिकार मिला, रोजगार का अधिकार मिल गया, खाद्य सामग्री का अधिकार मिलने जा रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल पेश हो चुका है, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कानून बना के मिल गया देशवासियों को। तो एक नई शुरुआत के रूप में मैं इसको देखता हूँ। तो मैं पाता हूँ कि किसान जो है, जिसके ऊपर पूरी निर्भर करती है अर्थव्यवस्था देश की, और इसीलिए हमेशा आज़ादी के बाद से ही बड़े बड़े बांध बने हों, एनीकट के निर्माण की बात हुई हो, सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की बात की गई हो, तो एक दूरदृष्टा थे पंडित नेहरू, जो नागौर में आए थे 2 अक्टूबर 59 को। पंचायत राज की स्थापना पूरे देश की जो हुई है, हमें गर्व होना चाहिए कि आपके जिले और राजस्थान से, नागौर से पूरी पंचायत राज की स्थापना, जो महात्मा गांधी का सपना था सत्ता के विकेंद्रीकरण का, उसकी स्थापना नागौर में होना, और संयोग से हरिराम बुड़क साहब उस वक्त में प्रधान के रूप में 59 की स्थापना के दिवस भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आप सोच सकते हो कि लंबी यात्रा तय करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे याद आता है राम रघुनाथ बिश्नोई जी बुजुर्ग थे, वो इनकी तरह, वो भी इनकी तरह ही मंत्री बने राजस्थान के अंदर, और मुकाम बिश्नोई का जो जगह है नोखा के अंदर बड़ा मेला था। आज की तरह आप बैठे हुए हो, वो तो मेले की तरह मेला था, और आप जिस सौम्य गरिमा, शांति, एकाग्रता, उमंग, गर्व के साथ बैठे हुए हो अपने नेता का सम्मान करने के लिए, ये अलग तरह का यह माहौल है। वो मेले का माहौल था। वहाँ पे राम रघुनाथ बिश्नोई जी ने कहा कि भाई जिंदगी भर मैंने सेवा की कांग्रेस के तिरंगे झंडे को लेकर के, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी, अंतिम समय में कम से कम, क्योंकि मंत्री पहली बार बने थे वो, तो उन्होंने कहा भाई मेरे जो है मेरे हाथ पीले कर दिए। बड़े शौक से कहा उन्होंने भाई कि मैं कम से कम एक बार मंत्री बना, मैं लंबे समय तक एमएलए बनता आ रहा था। तो मुझे खुशी है कि जब सरकार हमारी पूरी बनी नहीं थी, इस बार कम पड़ गई संख्या, बुड़क साहब को और अन्य साथियों को हमने निवेदन किया, कुछ बीएसपी के साथी थे उन्होंने ज्वाइन किया हमें, कि सरकार स्थिर रहनी चाहिए राजस्थान के अंदर, जिससे कि राजस्थान का भला हो। ये सोच के बड़े निर्णय होते हैं जिंदगी के, वो निर्णय किए गए, और हम लोगों ने जब टीम बनाई तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति मुझे कोई लगे कृषि मंत्री के रूप में, पशुपालन मंत्री के रूप में बुड़क साहब को। इस रूप में बुड़क साहब उस दिन से लगाकर आज तक, क्या कैबिनेट की मीटिंग को या कैबिनेट के अलावा भी, हमेशा पूरी तरह अपने अनुभवों के आधार पर बात करते हैं। पशुओं के लिए हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र की बात हो, विकास की बात हो,
और सरकार ने भी, आप देख रहे हो कि इस बार कृषि को जो प्रोत्साहन दिया है वो पहले आज से कभी नहीं मिला। एक तरफ तो हमने दिल्ली में जाकर के बात की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, सोनिया गांधी जी से, मिस्टर चिदम्बरम साहब जो वित्त मंत्री है। पहले खाली ओलावृष्टि में मुआवजा मिलता था, पाला पड़ता हो, शीतलहर के कारण से शीतलहर पर आ जाए कोई मुआवजा मिलता नहीं था। बड़े लंबे समय से मांग थी। आपको मालूम है कि अभी 6-8 महीने पहले, साल में पहले ही फैसला हुआ, केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए फैसला कर दिया, अब पाला शीतलहर में मुआवजा मिलेगा किसानों को। तो जो जो सुझाव कृषि मंत्री जी मुझे देते गए या मुझसे बात करते गए, प्रगतिशील किसानों को सम्मान करने का काम पहले नहीं होता था। आपकी सोच थी ये, जो किसान प्रगतिशील है राज्य स्तर पर सम्मानित हो, जिला स्तर पर सम्मानित हो, पंचायत स्तर पर सम्मानित हो। आज 4 साल से हमारे राजस्थान के किसान सम्मानित हो रहे हैं। और शरद पवार साहब आए थे जयपुर में, उन्होंने खुद ने कहा कि ये आपका अभिनव प्रयोग बहुत अच्छा लगा, मैं पूरे देश में लागू करवाने का प्रयास करूँगा। इसी प्रकार आदान इनपुट सब्सिडी, आपको याद है 2009 में अकाल सूखा बढ़ गया था, बहुत भयंकर, सरकार बनी थी, पूरे देश में बढ़ गया था। किसान खेत बो देता है, बीज खराब हो गया, बोए में पैसे लग गए, तो ये कृषि मंत्री जी जब दिल्ली गए तो शरद पवार साहब ने बातचीत भी करी। और आपको यानी खुशी होगी, आज़ादी के बाद में पहली बार, बाकी तो अकाल के काम सियारे में खुलते हैं, सब कुछ मदद मिलती है, गायों को भी और पशुओं को भी, चारा का भी, पानी का भी, पर आदान अनुदान 850 करोड़ का लघु व सीमांत किसान को, और पैसा बढ़ गया तो बाद में हमने उसके अलावा लघु सीमांत किसान नहीं थे उनको भी हमने 850 करोड़ बांटे हैं राजस्थान में, जो पहले आज तक कभी भी संभव नहीं आता। क्योंकि पवार साहब से आप बात करके आए, हमने वहाँ से स्वीकृति जारी करवाई। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पहले कभी संभव नहीं था। अब तो किसानों के लिए हमने ड्रिप इरीगेशन, बूंद बूंद से खेती हो, राजस्थान में फुहारा खेती हो, पानी नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। डार्क जोन बनते जा रहे हैं हमारे इलाकों के, पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता खराब हो रही है। तो आज डिग्गियों में 3 लाख रुपए देती सरकार, 60% सब्सिडी देती है फुहारा खेती में, 90% देती है बूंद बूंद खेती के अंदर। सोलर के पंप लगाते हैं तो 86% अनुदान देते हैं हम लोग, बिजली की बचत हो। तो किसानों के लिए तो चारों ओर से अभी हमने जो कर्जा लेगा किसान, पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख तक का कर्जा लेगा, उसका पूरा ब्याज किसान को 1 रुपया नहीं भरना पड़ेगा, सरकार भरेगी पूरा ब्याज, खाली समय में चुकाना आवश्यक है, ये शर्त की गई है, जिससे कि आगे और लोन मिल सके उसको। इसी प्रकार सरकार बनते ही मैंने कहा कि 5 साल तक हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की दरें तो बढ़ती है हर साल, क्योंकि कंपनी बढ़ाती है, कमीशन बढ़ाता है, पर भार किसान में नहीं पड़े, इसलिए सरकार 2,500 करोड़ रुपया कि 3,000 करोड़ रुपया, अब 5,000 करोड़ रुपया सरकार भरेगी, जिससे कि किसान में भार नहीं पड़े। जो वादा हमने किया था वो वादा हमने लगातार निभा रहे, आगे भी निभाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी गेहूँ के अंदर हमने पहली बार, पिछली बार 100 रुपये दिए, इस बार 150 रुपये बोनस अलग से। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी यूपीए गवर्नमेंट बनी उसके पहले कोई 10 रुपये 20 रुपये बढ़ते थे किसानों के गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य। यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद में अब एवरेज देखो आप 100 रुपये प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है। और हमने उसके ऊपर बढ़ कर के हमने कहा उसके काम नहीं चलेगा, किसान को आज 150 रुपये प्रति क्विंटल
इस बार से सरकार देगी, बोनस के रूप में किसान को देगी। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। यूरिया DAP का खाद की स्टॉक रखें जिससे तकलीफ नहीं आए, हाइब्रिड बीज, अच्छा बीज मिले किसान को। और जिस योजना की बात की गई है, आपको मालूम है कि हमने नागौर में जब सोनिया गांधी जी आई थी, अभी 50 साल पूरे हुए थे पंचायत राज की स्थापना के, उस मुबारक मौके पर मैंने अनाउंसमेंट किए थे हर ग्राम पंचायत पर बनेंगे राजीव गांधी सेवा केंद्र बनेंगे, हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर बनेंगे, वो बन चुके हैं। कई जगह कंप्यूटर लग गए हैं, कई जगह लग रहे हैं। नरेगा के पेमेंट की बात हो, चाहे पानी के बिल, बिजली के बिल, नामांतरण खुलवाना हो, चाहे वो खातेदारी की नकल लेनी हो, तहसील में जाने की जरूरत नहीं, वहीं पे आपको कंप्यूटर की मशीन से ही साइन होकर आ जाएंगे तहसीलदार के। कई जगह काम शुरू हो गया, कई जगह कनेक्शन होना बाकी है इंटरनेट का। इतनी बड़ी योजना अगर देश में कहीं लागू हुई है तो मैं कहना चाहूँगा कि 9,177 जगह, करीब 9,000 से अधिक जगह पर राजस्थान बन चुके हैं भवन। 249 पंचायत समितियों में 248 पंचायत समितियों में बन चुके भवन। अब हम एक कदम और आगे बढ़ करके उन भवनों पर डबल भवन बना रहे हैं वहीं पर, जिसका नाम दे रहे हैं हम किसान सेवा केंद्र, किसान विलेज नॉलेज सेंटर, जहाँ पर किसानों को पूरी जानकारी मिले, वहाँ जाके बैठे गपशप करे, क्या हो रहा है, क्या फसलें बोनी चाहिए, जानकारी मौसम विभाग क्या कह रहा है, इंटरनेट पे सुविधाएं हैं पूरे देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने की, भाव क्या चल रहे हैं फसलों के, कब बेचना है कब नहीं बेचना है, कौन सा बीज कौन सा खाद क्या काम देना है। तो नॉलेज केंद्र है वहाँ पर। किसान सेवा केंद्र बनाने का 5,000 की तो हमने घोषणा ही कर दी है। आप कल्पना करो 5,000, और बाकी सेकेंड फेज में बाकी जो बच जाएंगे उनको ही कर देंगे, ये भी मैं कहना चाहूँगा। सब तरीके से एक किसान को गांव में बैठने की जगह मिले, आराम से बैठ के बातचीत करे, ज्ञान का आदान प्रदान करे, उसका लाभ मिले। ये तमाम काम हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। गांव में सुविधा शहरों की तरह मिले, वो व्यवस्था सरकार करना चाहती है कि शहर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़े, गांव को सब सुविधा वहाँ मिले। बस का टिकट खरीदना हो, रेल का टिकट खरीदना हो तो वहीं पर उस राजीव गांधी सेवा केंद्र मिल जाए आपको। इस प्रकार से जो व्यवस्था कर रहे, साथ में अब नई सोच के साथ में हमने जो भी बजट में रखा है प्रावधान, एक तो वृद्धाश्रम बनाना बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज होम, तो वो कम से कम बुजुर्ग आदमी कोई घर पे तकलीफ है नहीं रह सकता है, तो जाके महिला या पुरुष जाके वहाँ रहे आराम से। और जो ओल्ड एज होम का 1 करोड़ रुपये बनेगा जिला हेडक्वार्टर पर, तहसील में बनेगा 50 लाख से, पर जो चलाएगा NGO वाले, दान दाता चलाएंगे, दूसरे लोग चलाएंगे, तो सरकार प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये देगी प्रति माह उसको, जिससे कि वो देखभाल कर सके, बुजुर्ग का ध्यान रख सके उनका। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में धर्मशालाएं बना रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर, जिससे कि गांव में जाए मरीज को लेकर के दवाएं फ्री कर दी है। वो तो आपको मालूम है, बहुत बड़ा निर्णय था, पूरे देश में उसका मैसेज गया। कई राज्यों के लोग आ रहे देखने के लिए, WHO के लोग देखने के लिए आए जयपुर के अंदर, डॉक्टर्स लोग। इतनी शानदार योजना चल रही है। 6-7 करोड़ लोग अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं फ्री मेडिसिन से, दवाएं फ्री। अब 7 तारीख हमने जांचें फ्री कर दी, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, कोई जांचें हो, सब जांच फ्री हो। ये सोशल सिक्योरिटी की बात है। एक आदमी बीमार, भगवान करे कभी पड़े ही नहीं, पर बीमार अगर पड़ जाऊँगा मैं तो मेरे मन में विश्वास हो गया कि भाई मुझे अब कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर वालों को भी जाऊँगा अस्पताल में, इलाज मेरा फ्री हो जाएगा। भर्ती होगा तो सब इलाज वहाँ फ्री होगा। ये बहुत बड़ी एक सुरक्षा की बात, भावना जो पैदा हुई है,
उसके लिए मैं कहना चाहूँगा। इस प्रकार से जो योजना शुरू की, अब हमने कहा कि वहाँ जो लोग जाते हैं कई बार अपने भर्ती करवाते हैं परिवार वालों को, पर जो परिवार वाले साथ जाते हैं, मैंने देखा जयपुर में तो रैन बसेरा में जाके सोते हैं रात को। कई बार अस्पताल के अंदर नीचे ही फर्श पे सोए मिलते हैं, रात को बाहर पीछे आगे पीछे अस्पताल के अंदर पेड़ के नीचे। हमने कहा उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो धर्मशाला के अंदर। ये सोच करके धर्मशालाएं बनाने का भी, गेस्ट हाउस का नाम दे दो, कुछ भी कह दीजिए, पर तमाम राजस्थान में धर्मशालाएं इस प्रकार बने जिससे कि गांव वाले शहर गांव से आए शहर में या कस्बे में तो कम से कम वो रुक भी सके आराम से वहाँ पर। इस प्रकार से कई काम, लंबी लिस्ट है कहने के लिए तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बुड़क साहब का जो अनुभव रहा है ज़िंदगी का, उसका लाभ हमने पूरा उठाया और उसी रूप में कृषि विभाग को स्ट्रेंथन करने का, सुदृढ़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे भी मैं कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये किसानों की बदौलत ही देश आत्मनिर्भर हुआ है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि PL 480 के गेहूँ मंगाते थे हम लोग अमेरिका से खिलाने के लिए जनता को। इंदिरा गांधी को विश्वास था देश के किसानों पर, उन्होंने हरित क्रांति की बात करी और हरित क्रांति हुई किसानों के बलबूते पर, आज देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए किसानों के लिए, कृषि के लिए जितना करें उतना कम मैं मानता हूँ और उसी रूप में ये तमाम काम जो है ये हाथ में लिए गए हैं। आगे भी मैं कहना चाहूँगा, प्रोत्साहन देने के लिए इजराइल के साथ में हमने टाइप किया है। अभी मीटिंग हुई, उनके इजराइल के एम्बेसडर आए थे, तब भी कृषि मंत्री बुड़क साहब जाके आए किसानों के साथ में इजराइल। इजराइल की खेती पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इजराइल भी अपने तरह रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे बाढ़ में जैसलमेर के इलाके हैं, वैसे वहाँ पे एक एक बूंद पानी से कैसे खेती की जाती है उसकी एक्सपर्टाइज है वहाँ पर। किसान पहले भी गए थे, बुड़क साहब लेके गए। अब मैं इस मुबारक मौके पर जब बुड़क साहब ने कितने प्रगतिशील किसानों को सम्मान करने का सरकार से निश्चय करवाया, मुझसे कहा इन्होंने, मैंने कहा इमीडिएटली, मैंने कहा मंजूर है, ये होना चाहिए। वो सम्मान लगातार 4 साल से हो रहा है। अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह जी, उनसे बात भी हुई थी। हम चाहेंगे कि एक किसानों का डेलीगेशन, जो प्रगतिशील किसान सम्मानित हुए हैं राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, उनका एक डेलीगेशन हम भेजेंगे, इजराइल भेजेंगे। और लगातार मैं चाहूँगा कि हर साल कम से कम एक बार जो प्रगतिशील किसान सम्मानित होंगे उनका डेलीगेशन जाके देखिए कि वहाँ की खेती में क्या खूबियाँ हैं, क्या खासियत है, वो अपने अपना सके। बस्सी के अंदर, जैसलमेर के अंदर खजूर की खेती, बस्सी के अंदर संतरे की खेती, इस प्रकार से अनार की खेती, इसमें एक्सीलेंस सेंटर बनने की भी निर्णय किया गया, वो यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है। अभी हाल ही में उनका डेलीगेशन आया था इजराइल का। इजराइल डेलीगेशन राजस्थान सरकार जल्दी भेज सकती है, हो सकता है कि मैं खुद भी उसमें जाऊँ। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि किस प्रकार राजस्थान आने वाले वक्त के अंदर कृषि के क्षेत्र में हम बहुत तेज़ गति से प्रगति कर सकें। ये मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा। और ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी अकाल का तो नाम ख़त्म हो गया, अब ओलावृष्टि हो गई आपके यहाँ पर नागौर के अंदर। तो मैंने यहाँ के जिलाधीश नागौर को मैंने इत्तला करी थी कि अभी 9 तारीख को ही ओलावृष्टि हुई है, तो उन्होंने पूरा सर्वे करवा दिया है। हम जल्दी करीब 15 गाँवों में 5,500 किसानों को उसका नुकसान हुआ है। मैं चाहूँगा कि जल्दी उनको मुआवजा मिले और आप निश्चिंत रहें। पहले भी जब ओलावृष्टि हुई थी 10 गाँवों के अंदर, तो 1,67,00,000 रुपए की राशि वितरित कर दी गई उनको भी। आगे भी ये जो अभी ओलावृष्टि हुई है
उसका भी हम चाहेंगे कि जल्दी उनको मुआवजा मिले, कोई तकलीफ नहीं आए। इस प्रकार से जो जो सुझाव मुझे दिए गए हैं उसमें मैं आपको इस मौके पर विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें। गौशालाओं की बात की गई, अभी रिशपाल मिर्जा जी कह रहे थे गौशालाओं को मदद करने के लिए नहीं, बल्कि हमने पहली बार देश के अंदर मेरे ख्याल से राजस्थान एकमात्र राज्य होगा जिसने गौशालाओं के लिए अलग से विभाग बना दिया है। राजस्थान के अंदर निदेशालय बना दिया है, जिससे कि गौशालाओं की भी, गायों की भी नस्ल में सुधार हो, गायों की सेवा हो, गौशालाओं के माध्यम से क्या सेवा हो सकती है और गायों के माध्यम से, गौशालाओं के माध्यम से क्या रिसर्च हो सकती है, कई दवाएं बनती है, कई तरह के प्रयोग हुए भी, पहले भी हुए हैं। तो सरकार ने अलग विभाग बनाया, ये हम लोगों ने निर्णय किया है और 25 करोड़ रुपये मैंने उसमें रखे थे। अब मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, इतनी बड़ी तादाद में आना ही मैं समझता हूँ कि बुड़क साहब का सम्मान है कि आज आप दूर दूर से पूरे ज़िले से यहाँ पधारे हो। इसलिए जितना कहे उनके लिए वो कम पड़ता है। पर इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि रिशपाल मिर्जा जी जो कह रहे थे अभी तो 25 करोड़ दिए हैं, पर गौशाला में बड़ी संकट में भी है। चारा 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये तक बिकता, कई बार महंगा हो जाता है। दानदाता का भी एक लिमिट होती है मदद करने की। गौ सेवा करने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो गौशाला चला रहे हैं, पर सरकार भी चाहे 50 करोड़ रुपये लगो, चाहे 100 करोड़ रुपये लगो, सरकार पूरा देगी। हम चाहेंगे गौशालाएँ को कोई तकलीफ नहीं हो गायों को, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इस रूप में बुड़क साहब ने 2 मांगे रखी हैं यहाँ पर। एक मांग तो रखी, उसके पहले मैं कहना चाहूँ जसवंतगढ़ के अंदर हमारी राजस्थान संस्कृत एकेडमी ने वेदाश्रम की स्थापना करने का निर्णय किया। तो वहाँ की जो अध्यक्षा जी है सुषमा सिंघवी जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके यहाँ पे घोषणा करूँ वेदाश्रम बनेगा आपके यहाँ पे जसवंतगढ़ के अंदर, जो श्रीमती मोहजी देवी तापड़िया वेद विद्यालय है उसके अंदर। और बुड़क साहब की इच्छा है कि एक तो ये यहाँ पर 3 हाईवे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो तकलीफ होती है, तो एक ट्रॉमा सेंटर बने यहाँ पर। राजकुमार समारी बैठे हुए हैं मंत्री जी, इसलिए मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो मैं घोषणा करता हूँ कि 2 तो मांग रखी, एक तो ट्रॉमा सेंटर बने और दूसरा जो अस्पताल जो है 100 बेड का वो 150 बेड का बने। तो मैं इस मुबारक मौके पर घोषणा करता हूँ कि दोनों काम आपके हो जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज तो वैसाखी भी है, किसानों के लिए तो विशेष पर्व है, गणगौर का भी पर्व है आज, तो उनकी मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति। और मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बुड़क साहब के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहे, लंबे समय तक वो सेवा करते रहें, अपने अनुभवों का लाभ पूरे प्रदेशवासियों को, प्रदेश के किसानों को, गांव को, गरीब को देते रहें। ये मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।